हेलो दोस्तों, नमस्कार। इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू के वजह से फिर इस बीच में गैप देखने को मिला होगा आप लोग को। ठीक है, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो टू 8 मंथ लो ऑफ 0.5% इन अप्रैल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोर सेक्टर की बात कहा जा रहा है। कोर सेक्टर, तो जैसा कि पिछले वीडियो में महंगाई के संदर्भ में, इन्फ्लेशन के संदर्भ में जब हम लोग चर्चा किए थे, तो हमने चर्चा किए थे कि महंगाई की माप की जब बात करते हैं तो महंगाई मापने का, मुद्रास्फीति मापने का 3 इंडेक्स है। एक को कहते हैं सीपीआई, दूसरे को कहते हैं डब्ल्यूपीआई और तीसरे को कहते हैं आईआईपी। और जैसा कि आप लोग से चर्चा किए थे कि आईआईपी की जब बात करते हैं तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं और आईआईपी की बात करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि आईआईपी जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है, यह 8 जो प्रमुख उद्योग हैं, 8 जो कोर उद्योग हैं, उस 8 कोर उद्योग के जो उत्पादित वस्तु हैं, उस उत्पादित वस्तु के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को कौन मेजर करता है? तो आईआईपी करता है। अभी उसी से संबंधित कुछ यहाँ पे बातें कही जा रही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो कोर उद्योग है, तो हमने जैसा अभी चर्चा किया कि 8 कोर उद्योग है। अब सवाल ये आता है कि कोर उद्योग कहते किसको हैं, कोर इंडस्ट्री कहेंगे किसको? तो वैसे उद्योग को कोर उद्योग कहते हैं जो अन्य उद्योगों के उत्पादन में सहायता करता है। वैसे उद्योग को कोर उद्योग कहते हैं जो अन्य उद्योगों के उत्पादन में सहायता करता है। तो अभी भारत की जब बात करते हैं तो भारत में 8 कोर उद्योग है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोयला है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फिर फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है। और ये जो 8 कोर उद्योग है, इस 8 कोर उद्योगों में जो उत्पादित वस्तु है, उत्पादित वस्तु है, इस वस्तु की संख्या है 809। 809। तो आईआईपी जो इंडेक्स होता है, आईआईपी जो इंडेक्स होता है, यही 809 प्रकार के वस्तुओं के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को कौन मापता है? आईआईपी मापता है। अब यहाँ पे जो बातें कही जा रही है कि कोर सेक्टर में जो ग्रोथ देखा गया है, कोर सेक्टर में ग्रोथ, यहाँ पे महंगाई शब्द की चर्चा नहीं की जा रही है। कोर सेक्टर में जो ग्रोथ देखा गया है, यानी कहने का मतलब है कि अगर 809 प्रकार के वस्तु का उत्पादन पिछले साल अगर 1 लाख करोड़ रुपया का हुआ है, तो इस साल जो 1,05,000 करोड़ का होना चाहिए, वह 1,05,000 का ना होकर के 1,04,000.5 का हुआ है। यानी कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत से कम हुआ है? तो 0.5% से कम हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हम लोग को जानना है, इसमें सबसे पहले जानना है कि भारत में जो कोर उद्योग हैं, वह कोर उद्योग कितने हैं? तो 8 हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अप्रैल 2024 कोर सेक्टर ग्रोथ स्टूड एट परसेंट दीज 8 कोर इंडस्ट्री, कोयल, क्रूड, यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि कंपनीज 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कही जा रही है। यानी कि यहाँ पे सिंपल ये हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जानेंगे कि कोर उद्योगों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अब 8 कोर उद्योग में सबसे ज्यादा भारांश किसको दिया गया है? तो इसमें सबसे ज्यादा भारांश दिया गया है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को। ठीक है,
तो ये आप लोग इसमें यही दो महत्वपूर्ण शब्द जानना है कि कोर इंडस्ट्री कहेंगे किसको, तो वैसे इंडस्ट्री को जो अन्य उद्योगों के उत्पादन में सहायता करता है उसी को कोर उद्योग कहेंगे। कोर उद्योग की संख्या कितनी है, तो कोर उद्योग की संख्या अभी कितनी है, तो 8 है। ये आप लोग इसको परीक्षा के हिसाब से देख लेंगे। दूसरे पेज पे जब चलते हैं तो लिखा हुआ है कि सेंटर प्लान्स टू लिस्ट एट लिस्ट 5 आरआरबी बाई फिनेंशियल ईयर 27 इंड, यानी कि कहा यह जा रहा है कि फिनेंशियल ईयर 27 तक भारत में जो आरआरबी की संख्या है उस आरआरबी की संख्या को एटलीस्ट कितना कर देना है, 5 कर देना है। अब यहीं पे आप लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे आरआरबी से संबंधित कुछ न्यूज है कि आफ्टर द मर्जर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स अंडर द वन स्टेट्स वन आरआरबी, यानी कि 1 मई 2025 से भारत सरकार ने भारत में कार्यरत जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उन सभी बैंकों को आपस में मर्जर के लिए एक पॉलिसी लेकर के आई है, और जिस पॉलिसी का नाम है वन स्टेट्स वन आरआरबी। जैसे अगर बिहार की ही बात करेंगे तो बिहार में कभी आरआरबी की संख्या 17 हुआ करती थी, उस 17 को आपस में मर्जर करके बिहार में आरआरबी की संख्या 2 हो गई थी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है। और फिर जो अभी भारत सरकार एक मर्जर की जो प्रक्रिया लाई है, जिस प्रक्रिया का नाम रखा है वन स्टेट्स वन आरआरबी, जिसके तहत अब बिहार में आरआरबी की संख्या कितनी हो गई है, 1 हो गई है। आरआरबी की संख्या कितनी हो गई है, 1 हो गई है। और इस प्रकार भारत में 26 स्टेट्स तथा 2 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर भारत में टोटल आरआरबी की संख्या कितनी है, अभी करंट में 28 है। जब आरआरबी की स्थापना हुई थी तो उस समय आरआरबी की संख्या भारत में कितनी थी, 196 थी, और 196 से घटकर अभी 2025 में कितना हो गई है, 28 हो गई है। और 2027 तक यानी कि 2027 तक कितना टारगेट रखा गया है, 5 टारगेट रखा गया है कि 2027 तक आते आते भारत में आरआरबी की संख्या कितनी होगी, तो 5 कर देने की बातें कही गई है। अब इसी में जब आरआरबी के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आरआरबी की जो स्थापना हुई है इसके लिए आरआरबी एक्ट 1976 आया था। अब इस आरआरबी एक्ट 1976 के तहत आरआरबी की जो स्थापना हुई है इसमें कहा गया है कि इसका जो टोटल कैपिटल होगा उसमें 50% होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 35% होगा स्पॉन्सर्ड बैंक का, तथा 15% होगा स्टेट गवर्नमेंट का। यही बातें यहाँ पे लिखा गया है कि आरआरबी वेयर एस्टैब्लिश्ड रीजनली विथ कैपिटल कंट्रीब्यूट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक अंडर द आरआरबी एक्ट 1976। तो हम लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या इस पेपर से हम लोग को जानना है कि आरआरबी का जो मर्जर हो रहा है उस मर्जर के लिए जो पॉलिसी ला गई है उस पॉलिसी को क्या कहेंगे, तो वन स्टेट्स वन आरआरबी कहेंगे। और 2025 में भारत में आरआरबी की संख्या कितनी है, तो 28 है। 2025 में आरआरबी की संख्या कितनी है, 28 है। और 2027 तक यानी कि 2027 तक आरआरबी की संख्या को कितना कर देना है, तो 5, एटलीस्ट 5 कर देना है। आरआरबी का जो गठन हुआ है इस गठन का उद्देश्य क्या था, तो कृषि के क्षेत्र में संगठित साख को बढ़ावा देना, यानी कि आरआरबी की जो स्थापना की गई है इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही इसका नाम है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित साख को बढ़ावा देना है, ठीक है। इन्हीं उद्देश्यों के से इसकी स्थापना की गई है। आरआरबी की जो स्थापना हुई है इस स्थापना में जो कैपिटल है उस कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे किया गया है, तो इस आरआरबी जो बैंक है इसमें बैंक में 50% भारत सरकार का हिस्सेदारी है,
15% स्टेट गवर्नमेंट का है, यानी कि जिस स्टेट्स में आरआरबी फंक्शन करेगा उस स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होगा, 15% होगा। और फिर 35% किसका होगा, स्पॉन्सर्ड बैंक का होगा। जैसे अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो जो वन स्टेट वन आरआरबी की जो पॉलिसी लाई गई है, उस पॉलिसी के तहत बिहार में जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो कौन है, पीएनबी बैंक है। बिहार में जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो कौन बैंक है, पीएनबी है। यानी कि पीएनबी बैंक इसका स्पॉन्सर्ड बैंक के रूप में काम कर रहा है। और जैसा कि आप लोग अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अकाउंट होल्डर होंगे तो आप लोग जब उसका पासबुक देखते होंगे तो देखते होंगे पासबुक के मुख्य पृष्ठ पे आप लोग को दिखता होगा, लिखा रहता होगा भारत सरकार का उपक्रम। इसके बाद उस बैंक का नाम होगा और उस बैंक के नाम दाहिने साइड में नीचे की तरफ होगा प्रवर्तक बाई, प्रवर्तक लिखा होगा या स्पॉन्सर्ड बाई लिखा होगा। तो सेंट्रल बैंक इंडिया लिखा होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा या पीएनबी बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। जब बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 2 थी, यानी कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक था, तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक था पीएनबी बैंक था। लेकिन अब दोनों बैंकों को मर्जर करके वन स्टेट्स वन आरआरबी के तहत मर्जर करके अब बिहार में एक ही ग्रामीण बैंक है जिसको कहेंगे बिहार ग्रामीण बैंक। और इस बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक कौन होगा, तो पंजाब नेशनल बैंक होगा। तो ये परीक्षा के हिसाब से हम लोग को याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि विदेशी मुद्रा भंडार 7 माह के उच्च स्तर पर। अब यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार की बात कही जा रही है कि अभी विदेशी मुद्रा भंडार 690 अरब डॉलर का हो गया है, 690 अरब डॉलर का हो गया है। जबकि 2024 में हमारे पास 705 अरब डॉलर का भी हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना डॉलर बढ़ा कितना डॉलर घटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2023 के अंत तक भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, फॉरेक्स रिजर्व कितना था। तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है। हम लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो है, इस फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तो इसको फॉरेन करेंसी देखते हैं, विदेशी मुद्रा देखते हैं। दूसरा देखते हैं तो गोल्ड की बात करते हैं। तीसरा देखते हैं तो एसडीआर की बात करते हैं। और चौथा देखते हैं तो आईएमएफ का ट्रांच पेपर होता है, आईएमएफ ट्रांच पेपर होता है। अब हम लोग को इसके संबंध में जो जानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार, तो प्रत्येक देश अपने पास विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन करने के लिए, यानी कि इंपोर्ट बिल को चुकाने के लिए, इंपोर्ट बिल को चुकाने के लिए, यानी कि दूसरे देशों से जो हम आयात करते हैं उस आयात का भुगतान करने के लिए प्रत्येक देश अपने पास एक फॉरेक्स रिजर्व रखता है। अब वो फॉरेक्स रिजर्व रखता किस रूप में है, तो फॉरेन करेंसी के रूप में रखता है, गोल्ड के रूप में रखता है, एसडीआर के रूप में रखता है और आईएमएफ का ट्रांच पेपर के रूप में रखता है। अब यहाँ पे फॉरेन करेंसी की जब बात करते हैं तो फॉरेन करेंसी का मतलब केवल डॉलर नहीं होता है। फॉरेन करेंसी में विभिन्न देशों की जो भी करेंसी होती है वो सभी करेंसी क्या कहलाएंगे, फॉरेन करेंसी कहलाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहलाएंगे। गोल्ड को समझते ही होंगे, सोना। और तीसरा जो लिखा हुआ है एसडीआर, तो एसडीआर यह एक आईएमएफ का करेंसी इसको कहते हैं, एसडीआर को आईएमएफ का करेंसी कहते हैं। ये जब हम लोग आईएमएफ की चर्चा करेंगे डिटेल तो वहां पे समझेंगे कि एसडीआर होता क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे बस इतना ही याद करेंगे कि जो कोई भी देश है उस देश के पास जो एक फॉरेक्स रिजर्व होता है उस फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। तो यही 4 घटक होता है फॉरेक्स रिजर्व में।
अब इसी से कुछ संबंधित यहाँ भी कुछ बातें हैं, डायरेक्टली इससे संबंधित नहीं है लेकिन कुछ संबंधित हैं। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अभी एक शब्द चर्चा में काफी चला हुआ है कि आरबीआई भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ से लेकर के 3 लाख करोड़ तक का भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में पे करेगी। अब यहीं से बात एक आती है कि आरबीआई जो है, ये आरबीआई जो फंक्शन करता है, तो आरबीआई को हम लोग देखते हैं कि आरबीआई भारत में एक फिनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि आरबीआई का जो फंक्शन है, तो हम लोग देखते हैं कि यह बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। तो आरबीआई जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए थे विदेशी मुद्रा भंडार, तो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन होता है, तो आरबीआई होता है। इसी को इंग्लिश टर्म में बोलते हैं कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व कौन होता है, तो आरबीआई होता है। तो आरबीआई जो अपने पास फॉरेक्स रिजर्व रखता है, तो किस रूप में रखता है, फॉरेन करेंसी के रूप में, गोल्ड के रूप में, एसटीआर के रूप में, आईएमएफ का ट्रांस पेपर के रूप में। तो आरबीआई का जो कमाई है, आरबीआई का जो आय है, तो आय किस किस रूप में होता है, तो यह भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। तो भारत सरकार को जब फंड की आवश्यकता पड़ती है तो आरबीआई क्या करता है, उसको फंड देता है। तो फंड देता है तो उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो जब बैंकों को वो फंड रिलीज करता है, फंड पे करता है, तो बैंकों से क्या लेता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आरबीआई के कमाई का एक सोर्स ये हो गया। दूसरा आरबीआई के जो कमाई का सोर्स है कि आरबीआई जो फॉरेन करेंसी अपने पास परचेज करके रखता है, तो अभी मान लीजिए आरबीआई 70 रुपये प्रति डॉलर के कीमत से डॉलर परचेज करके रखा, और अभी डॉलर का कीमत बढ़ के कितना हो गया, 85 रुपीज हो गया। तो पर डॉलर उसको कितना मार्जिन मनी हुआ, 15 रुपया। तो ये आरबीआई का क्या हुआ, कमाई हुआ। उसी प्रकार आरबीआई गोल्ड अपने पास रखती है, तो गोल्ड का भाव मान लिए भी कीमत 70,000 रुपये है और गोल्ड की कीमत बढ़ के 90 हो गया, तो जो 20,000 का मार्जिन मनी हुआ वो आरबीआई का क्या हुआ, कमाई हुआ। तो आरबीआई के पास जो भी आय अर्जित हो रहा है, उसी अर्जित आय को सरकार को ट्रांसफर करने के संदर्भ में बातें अभी चल रही है। और इसकी शुरुआत होती है 2014-15 से ही शुरुआत हुई थी, जब आरबीआई के गवर्नर के रूप में रघुराम राजन काम कर रहे थे। वहीं से बात चली थी कि जो आरबीआई का जो एक डायरेक्टरी बोर्ड है, एक कमिटी है, वो कमिटी ने कहा था कि आरबीआई के पास जो सरप्लस मनी है, उस सरप्लस मनी को सरकार को हस्तांतरित कर देना चाहिए कि सरकार देश के आर्थिक विकास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अधिक से अधिक चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूती हो, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावा मिला। तो ये जो बातें थी, जब उस समय रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर के रूप में फंक्शन कर रहे थे, तो उस समय कुछ बातें उतार चढ़ाव वाली हुई थी। चूंकि आप लोग जानते होंगे कि रघुराम राजन वामपंथी विचारधारा के थे, और जबकि सरकार का जो गठन है 14 के बाद से, या 14 से जो गठन है वो दक्षिणपंथी विचारधारा की है। तो दोनों में ये तारतम्यता नहीं हो पा रहा था, इसलिए जाकर के 2018 में एक आरबीआई के ही गवर्नर रह चुके हैं बिमल जलान, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और वही कमेटी ने सुझाव दिया था कि एक आरबीआई के पास जो डिविडेंड के रूप में, आरबीआई के पास जो सरप्लस फंड है, उस फंड को सरकार को डिविडेंड के रूप में ट्रांसफर करना चाहिए। अब उसी के संदर्भ में कितना ट्रांसफर करना चाहिए, तो एक यहीं पे सीआरबी शब्द की चर्चा होती है, सीआरबी शब्द की चर्चा होती है, जैसा कि इसमें शायद नहीं दिया गया है वो शब्द सीआरबी, इसको कहते हैं कैपिटल रिस्क बॉर्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो कहा गया था कि आरबीआई के पास जो एसेट्स है, उस एसेट्स का कम से कम 5.5% से लेकर के 6.5% तक अपने पास रिस्क कवरेज के लिए फंड को रख करके, और शेष फंड को क्या करना चाहिए,
भारत सरकार को ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो अभी इसी से संबंधित कुछ डेली पेपर में जो है न्यूज आ रहे हैं और उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसी शब्द को बोला जाता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से शब्द से इसको व्याख्या किया जाता है कि यानी कि आरबीआई के पास जो फंड है उसी फंड को इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है। तो ये अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।